हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट फिर से एक बार आपके साथ ऑसम स्टार प्रोग्राम में ऑसम स्टार अद्भुत सितारे। तो दोस्तों, दुनिया जो है या जिंदगी जो है वो इतने सारे, ये जो जिंदगी का जो आसमान है वो इतने सारे सितारों से भरा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम अपने चारों ओर देखें, आप अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे अद्भुत लोग हैं आपके आसपास। अगर आप किसी को सुने, किसी को गुने, किसी को जाने, अपना थोड़ा सा भी टाइम निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, प्रभु ने ये जो आसमान बनाया है लोगों का, इसमें बहुत ही अद्भुत लोगों से भरा है। तो मेरा ये जो प्रयास है अद्भुत सितारे और ऑसम स्टार्स का, जो मेरा एफर्ट है वो यही है कि हम सब लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकें, एक दूसरे के बारे में जान सकें। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें घर बैठने की और एक अपने आप को एक्सप्लोर करने की और दुनिया को एक्सप्लोर करने की, इंडोर रहने की, हमें उसका ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को जानना चाहिए। एक दूसरे की जो पर्सनालिटीज हैं, एक दूसरे की जो में जो प्रतिभा छुपी है, एक दूसरे में जो क्या कहना चाहिए, जो ऑसम पॉसिबिलिटीज हैं, ये एक बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा प्रयास है और एक अच्छा टाइम है वो चीज शेयर करने का। मेरे हिसाब से ये एक हमें टाइम की गिफ्ट मिली है ऊपर वाले की तरफ से या जिंदगी की तरफ से, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आज के जो स्टार्स हैं वो दोस्तों बहुत ही खास स्टार्स हैं। हमारे मेहमान हैं जो हैं वो आज इंडिया से हैं और बहुत ही फेमस और बहुत जानी मानी पर्सनालिटीज हैं, अपने अपने एरियाज की, अपने अपने काम में जो है वो महारत रखते हैं, उनका अपना नाम है, उनकी बहुत ट्रेनिंग अच्छी रही है और मुझे बिल्कुल भी इस बात में झिझक नहीं है कि मैंने अगर उन्हें ऑसम स्टार्स में इनवाइट किया है तो मेरा तो ऑनर है ही है, मेरे लिए तो अच्छी बात है ही है। बट आप लोग भी जो है वो मिलकर खुश होंगे और आप लोग भी इम्प्रेस्ड होंगे। इतना मैं आपसे वायदा कर सकता हूं कि आप यहां से बिना इम्प्रेस हुए नहीं जाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं ऋतु सिंगल जी का। ऋतु जी नमस्कार, यू आर वेलकम। ऋतु जी जो हैं वो ऑथर हैं, लाइफ कोच हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, कॉर्पोरेट स्पीकर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ 2011 का इनको अवार्ड मिल चुका है, काउंसलिंग भी करती हैं। जैसे मैंने बताया कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और मशहूर हस्ती हैं और अपने क्षेत्र में जो है वो बहुत महारत रखती हैं। तो वेलकम ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ से हम आपको कनाडा की तरफ से या यूएस की तरफ से और बाकी संसार की तरफ से भी अपने प्रोग्राम ऑसम स्टार्स या अद्भुत सितारे में हम आपका स्वागत करते हैं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋतु जी। ना, आपके यहाँ से कोई ऑडियो। Hello, is it okay? जी जी जी, अब हम आपको सुन सकते हैं जी, हम आपको। Yeah, thank you, Surenji. Thank you so much for your kind introduction. Thank you. I'm really very very happy to be interacting with all of you. आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा. Yeah, very nice. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच टू यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। और मैंने जैसे वादा किया है और मैं फिर एक बार से वादा कर सकता हूं अपने व्यूअर्स के लिए कि आज का दिन बहुत खास है और डेफिनेटली जो है, और जब यहाँ से जब व्यूअर्स जाएंगे या ये जब प्रोग्राम खत्म होगा तो वो बहुत खुश होंगे और इनफैक्ट बहुत सारी लर्निंग लेकर जाएंगे और बहुत सारी
एक अच्छी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर जाएंगे, जो आप जो बोलते हैं आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो लर्निंग है, आपका जो एक्सपीरियंस है रितु जी, तो आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? मैं तो हाँ कम जी। जानता हूँ। आप कहाँ से हैं? आप इंडिया से ही हैं? किस सिटी से हैं आप? इंडिया के मैं नॉर्थ रीजन से हूँ जी, चंडीगढ़ से, सिटी ब्यूटीफुल इट इज कॉल्ड। जी जी जी। Yeah. So I have my industry in Himachal. I stay in Haryana, one of the states, and my office is in Punjab. So I belong to few states in North India. जी जी Yeah. जी। Yeah. तो आप So बेसिकली यू आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, वी मस्ट से। yeah, you can say that. Yeah, in my industry, we are supplying to even US, and we are हम दे रहे हैं ऐसी products. So I'm global. Thank you. अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो किस किस्म के आप प्रोडक्ट्स बनाती हैं? या हम एक तो रियल एस्टेट बिजनेस में, और दूसरा मेरी एक इंडस्ट्री है जो सिंथेटिक लेदर हम बनाते हैं। जी उसमें जी एक हम बहुत स्पेशल आइटम बनाते हैं, वो है जैसे डॉक्टर्स रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, एक आपने नोटिस किया होगा, एप्रिन पहनते हैं। जी बिल्कुल। अगर है ना, सो वो जी जी। एक रेडिएशन से बचाता है हमें, डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को। तो वो हम एक स्पेशल प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, और वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएस में हमारा काफी जाता है वो। हाँ जी। तो आप ना सिर्फ अपना काम करती हैं बल्कि मैनकाइंड की सर्विस भी करती हैं, जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आप कमिटेड हैं और आप काम करती हैं। बिल्कुल जी। तो पैशन है ये मेरा। हाँ जी। जी टू जी जी सर्व बिल्कुल, ह्यूमैनिटी। बहुत अच्छा है। पैशन के साथ साथ अगर मैनकाइंड की सर्विस भी हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं हाँ सकती। जी। रितु जी, कौन कौन सी कंट्रीज में आपने ट्रैवल किया है, अगर आपका चांस बना है तो? मैं बहुत कंट्रीज में ट्रेवल कर चुकी हूँ। जी जी। ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्विट्जरलैंड, चाइना, हांगकांग, ताइवान, यूएस में भी बहुत कंट्रीज में जा चुकी हूँ, लाइक न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, बॉस्टन, काफी कंट्री, काफी जगह जा चुकी हूँ। आई थिंक आई हैव ट्रेवल्ड इन 20 कंट्रीज ऑल्सो बाय नाउ। या तो आपको कौन सी जगह जो है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी? कोई ऐसी कोई खास जगह है जो आप कहें कि भाई वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या आप व्यूअर से शेयर करना चाहे कि नहीं वो तो बहुत ही सुंदर जगह है और हर कोई जो है वो जरूर जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जगह की एक अपनी फ्लेवर है, जी 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 सो बिल्कुल। डिपेंड करता है। कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ आप अकेले जाके सेक्लूजन में बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओशन साइड पे बैठ जाएंगे। कुछ जगह, मतलब हर एक जगह की अपनी फ्लेवर है। मैं ये नहीं कह सकती, हर एक का अपना एक विचारधारा है, अपना एक लाइफ स्टाइल है, उस फील पर होती डिपेंड। है। कभी कभी कोई एक जगह आपको बहुत अच्छी लगती है और वो ही जगह मुझे जब आप दोबारा जाते हैं तो वो शायद फील नहीं आती है, राइट? हाँ या नहीं, पहली बार कभी आप जाते हैं तो वो फील नहीं आती, दूसरी बार आप जाते हैं तो वो फील ज्यादा आती है। राइट। ये मुझे मतलब मुझे लगता है, मुझे बहुत कंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से अच्छे, जैसे वॉशिंगटन डीसी मुझे बहुत अच्छा लगा था। न्यूयॉर्क से मेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन थी, पर वो मुझे वैसा नहीं लगा। लेकिन वॉशिंगटन डीसी आई लव, बिकॉज बहुत ग्रीन था, बहुत ओपन, बहुत क्लीन, बहुत सिस्टमेटिक था, तो अच्छा लगा मुझे। तो बाकी हांगकांग है, वहां मुझे बहुत ही एक अलग ही फ्लेवर लगता है वहां पे। जैसे यू नो बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी, किनमिन किनमिन, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही वहां का एटमॉस्फेयर है। सो हर एक का एक बारिश, अपना फ्लेवर है। जी बारिश बहुत सारे लोगों के लिए रोमांटिक होती है, तो रोमांटिक लोग जो हैं वो बारिश को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ तो जी। एक तो ये आपका एंटरप्रेन्योर का चेहरा है कि जो आप एक्सपोर्ट करती हैं ये चीजें, दूसरा आप लाइफ कोचिंग भी करती हैं। इसके हाँ जी। अलावा भी किसी चीज में आप काम करती हैं या ये ही दो मेन एरियाज हैं? नहीं, एक मैंने ऑथर हूँ मैं, बुक लिखी है मैंने, स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ। वाओ। और या
और अभी मैं एक और बुक पे काम कर रही हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में। सो ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ अपनी। सो मुझे लगता है जब तक लॉकडाउन खत्म होगा मेरी बुक भी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। सो आई एम ईगर, मैं दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत ईगर हूँ अपनी लाइफ के लेसन्स को बेसिकली। हाँ तो जी। ये जो आपने जो बुक लिखी है, स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ, इज इट अबाउट सम पर्टिकुलर स्टोरी या इट इज अ बंच ऑफ स्टोरीज या? There are bunch of stories, they are very relevant। ऐसी stories हैं जी ये कि जो हमारी लाइफ में आंखें खोल देती हैं कि मतलब हम क्या सोच रहे थे और हम इसको कैसे सोचना चाहिए था हमें, छोटे जी जी छोटे जी जी। चीजें। और मैंने वो अपने लाइफ से ही, अपने आसपास से ही स्टोरीज को उठाया। कुछ स्टोरीज दादी माँ के टाइम की भी हैं जो बेड टाइम स्टोरीज होती थी, पर रेलिवेंट स्टोरी जो हमें डे टू डे बेसिस पे कहाँ मतलब एक जैसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उसको हमने कैसे लेना है, जी जैसे बिल्कुल। कोई है ना कंपैरिजन कर रहा है तो उसको हमने कैसे लेना है, कोई टॉक्सिक पर्सन को हम मिलते हैं उसको हमने कैसे लेना है। तो बड़ी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमें बहुत अच्छे से जिंदगी जीना सिखाती हैं। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। ये बुक मिलती कहाँ है अगर व्यूअर्स जो हैं वो पढ़ना चाहें या इसको देखना चाहें? ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है अभी। किंडल वर्जन मतलब बहुत लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि किंडल वर्जन अभी बेस्ट है इस टाइम में जी 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 जी। ऑनलाइन। हाँ जी। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि हमें अभी ज्वाइन किया है मुकेश खेड़ा जी ने भी। मुकेश खेड़ा जी जो हैं वो एंगर मैनेजमेंट वर्कशॉप चलाते हैं, बहुत बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी हैं, लाइफ कोच हैं और योगा भी सिखाते हैं। तो हम जानते हैं मुकेश खेड़ा जी के बारे में उन्हीं की ज़बानी। वेलकम मुकेश जी। हेलो। मुकेश जी के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो ऋतु जी, अगर बाद में अगर पॉसिबल हो तो अगर आप अमेज़न का लिंक भी जो है आप शेयर करना चाहें या अपना फेसबुक का लिंक जो है वो व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो हाँ जी, वो बिल्कुल ज्यादा कर अच्छा सकते हैं। और होगा। वैसे बहुत सिंपल है। इफ यू राइट ऑन अमेज़न अ स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ, यू विल रीच आउट टू माय बुक। बहुत जी जी इजी जी है। और फेसबुक पे भी लाइफ कोच रितु सिंगल आपको मिलेगा। तो जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे और उनके लिए आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऋतु जी, बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा पंजाब में, मतलब पैदा हुई थी मैं शिमला में। आप स्नो में हुई, पैदा हुई थी जब स्नो हो रही थी उस दिन। तो जी 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 इसमें पली बड़ी, चंडीगढ़ में भी मैंने पढ़ाई की। और जी 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 पटियाला है हमारे यहाँ एक शहर, वहां पे किया। छोटा सा शहर है। तो बहुत मुश्किल लाइफ थी। जब छठी क्लास में थी तो मैंने ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी थी क्योंकि फादर को बहुत लॉस हो चुका था जी 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 और जी। मदर बहुत डिप्रेशन में थी। तो लेकिन बहुत जिंदगी ने सिखाया, सीखते चले गए। तो वही आज हम शेयर करते हैं सबसे कि कैसे मुश्किलों के बावजूद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। नहीं बिल्कुल, वो जिनको हम मुश्किलें कहते हैं वही हमारे लेसन्स होते हैं, या लाइफ हमें आगे आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। ये हम एब्सोल्युटली। सबके साथ है। जब भी जो है वो लोगों को, मैं तो कई बार अक्सर ऐसा भी कहता हूँ कि आप ये मत सोचें कि भगवान जो है वो सजा देता है। भगवान सजा नहीं देता है, भगवान सबक सिखाता एब्सोल्युटली। है ना? तो एब्सोल्युटली। भगवान सबक सिखाता है और वो सबक जो हमें सिखाता है वो हमारे भले के लिए सिखाता है, ताकि हम आगे जाकर उस सबक को इस्तेमाल कर सकें, अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकें। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आपने टाइम निकाला। और डेफिनेटली मैं अभी आपके आने से पहले यही बात कर रहा था कि आप थैंक यू बहुत ही सुरेन जी। इम्प्रेसिव आपकी धन्यवाद। पर्सनालिटी है, आपका प्रोफाइल है। और हम आपकी एब्सेंस में ऋतु जी से बात कर रहे थे और आपका इंतजार कर रहे थे, मैं भी और बाकी व्यूअर्स भी। और डेफिनेटली आज हमारे को मौका मिला है
हमारे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे कनाडा में, यूएस में या कहीं भी, थैंक यू जी, they would definitely be privileged to hear from both of you. तो मुकेश जी, आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी डेफिनेटली। आप क्या करते हैं जी? राजपुरा शहर में रहता हूँ, जो कि पंजाब का एक पटियाला डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है सिटी। जी जी जी। एंड मेरी जो शिक्षा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई। मैंने एमएससी इन मैथमेटिक्स किया है वहाँ से। क्या बात है। हाँ, और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ और लाइफ कोच हूँ। जी जी जी। रितु मैम ने और मैंने, हम दोनों ने जो है अरफीन खान से सर्टिफिकेशन लिया है लाइफ कोचिंग में। और हम दूसरे लोगों की अभी हेल्प करते हैं उनको गाइड करने में, क्योंकि मैनी पीपल आर स्टक इन देयर लाइफ दिस टाइम, राइट? बिल्कुल। तो उनको एक राह दिखाने में उनकी हेल्प करते हैं हम मिलके। और चंडीगढ़ में हमने जो है कंपनी बनाई है डॉक्टर ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ हम मिलके इस वेंचर को चला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो आप लोगों का जो प्रोफेशन है, ये जो काम है, ये तो बहुत ही डिवाइन है, क्योंकि किसी की हेल्प करना या किसी को हैप्पीनेस देना, ये तो बिल्कुल ऊपर वाले का जैसे काम है। तो आप और ऋतु जी मिलकर, दोनों ही मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Unable to hear you because I think there is a connectivity issue. ऋतु जी, आप सुन सकती हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ मुकेश जी, आप अपना माइक चेक कीजिए। कोई ऑडियो का इशू है? पर उनकी हमें तो आवाज आ रही है, क्योंकि हमें आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है मुकेश जी। आप अपनी सक्सेस को किसको एट्रीब्यूट करेंगे? अगर आपको कहा जाए कि एक या दो इंसान आप ऐसे बताएं तो आपकी सक्सेस में भागीदार बने या पार्टनर बने, आप चाहेंगी? मतलब ये मेरे दो मेंटर्स हैं। एक मेरे स्पिरिचुअल मेंटर हैं। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं आप एक्चुअली देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू आई थिंक। जी, ये आपके एंड पे है कोई इशू? उनको हमारी आवाज नहीं जा रही है। ओके जी। सो मेरे दो मेंटर हैं जी मेरे। एक है स्पिरिचुअल मेंटर डॉक्टर दायसाकु इकेदा, और दूसरे मेंटर्स हैं लाइफ कोच। सो लाइफ कोचिंग मैंने जॉन मैक्सवेल से भी किया है, यूएस से कोर्स किया था फुल, और साथ में मैंने इंडिया में भी अरफीन खान से किया है। मुझे लगता है कि दोनों एस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी भी और लाइफ कोच भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे अगर फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऑन माय एंड देयर कैन बी सम इशू। हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मुकेश जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे कोई मुझे बीमारी हुई, मान लो मुझे दर्द हो रहा है या मुझे कोई फ्रैक्चर हो गया, तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि वो विजिबल है, हमें समझ आ रहा है और वो मुझे अभी डायरेक्ट तकलीफ दे रहा है। लेकिन जो मेंटल है इश्यूज, अगर बचपन में मुझे कोई ऐसा इशू हुआ, मेरे फादर ने कुछ कहा, मेरे फ्रेंड ने कुछ कहा, मेरे सिचुएशन फैमिली में ऐसी थी, फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं थी, कुछ भी ऐसा हुआ, टीचर ने कुछ कहा, तो उसके कुछ ऐसे इंप्रेशंस मेरे माइंड पे रहते हैं कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ और उसके बाद मैं लाइफ में राइट डिसीजंस ही नहीं ले पाती। तो लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं उस बीमारी को समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि वो बीमारी अगर हमारे माइंड में वायरिंग ही गलत हो गई, अगर नेगेटिव वायरिंग हो गई, मान लीजिए अब मैं बहुत फर्स्ट क्लास कोई इक्विपमेंट लेके आई हूँ, यू नो इट इज द बेस्ट ब्रांड एंड एक्सपेंसिव वन, बट अगर मैंने उसकी वायरिंग गलत कर दी, वो नहीं चलेगा। सो सिमिलरली मे बी आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे माइंड की वायरिंग गलत हुई है, तो मैं ठीक से लाइफ को चला ही नहीं पाऊंगी, ना मेरा बिजनेस ठीक चलेगा, ना रिलेशन ठीक चलेंगे।
जी बिल्कुल, मैं आपसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी पेशे से हिप्नोटिस्ट हूँ, तो आप सबकॉन्शियस लेवल की बात कर रहे हैं। अगर सबकॉन्शियस लेवल पे ही अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर कॉन्शियसली इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो यू आर अ ब्लेस्ड सोल ऋतु जी। आई डेफिनेटली आई एम श्योर आपके साथ जो लोग काम करते हैं या जो आपकी मदद लेते हैं, दे आर वेरी वेरी लकी पीपल टू हैव you back, like have you with them. कभी बाहर सेटल होने का नहीं सोचा? यूएस आप जाती रही हैं, शायद कनाडा भी आई हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गई हैं, तो कभी ऐसा नहीं दिमाग में ख्याल आया कि चलो नदिया के पार चलते हैं, उधर कहीं और रहते? कभी कई बार आया भी। मेरी बेटी है सिएटल में, वो मुझे बहुत जी आपने बताया। हाँ, तो वो बहुत मुझे बोलती रहती है कि मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं, बिकॉज उसको लगता है कि शी विल बी कंफर्टेबल अगर मम्मा यहाँ जाएंगे। लेकिन कहीं मुझे ऐसे लगता है मेरे साथ यहाँ इतने लोग जुड़े हुए हैं इंडिया में, हैं तो बाहर भी जुड़े हुए हैं। 14 कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं कोचिंग देती हूँ, लेकिन इंडिया में इतने ज्यादा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहीं पे वैल्यू क्रिएट कर रही हूँ ज्यादा, तो करते रहूं। तो कहीं ना कहीं मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती और जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं, और बहुत लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जी जी जी, मैं समझता हूँ उस इमोशन को। आप मिट्टी से ज्यादा प्यार करती हैं, अपने को कहते हैं वतन की मिट्टी से। बढ़िया है। हम आपके लिए और आपकी बेटी के लिए जो सिएटल में है, टाइम जरा मुश्किल है, तो दोनों के लिए प्रेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों जने जो है वो सेफ रहें और अपनी ज्यादा अच्छी हेल्थ को एंजॉय करें। ऋतु जी, लक में कितना विश्वास करती हैं? किस्मत में करती हैं या नहीं करती है? ये सोचती हैं कि जो भी कुछ है वो इंसान का कर्म ही है सिर्फ? मैं दोनों में विश्वास करती हूँ। लाइक मैं जब छोटी थी ना, बचपन में मैं सोचा करती थी कि सब कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जी जी और एक तरफ कहते हैं कि ये करो बेटा, पढ़ो। तो मैं सोचती थी कि अगर उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं कैसे हिलूंगी? तो मैं कैसे बुक उठाऊंगी कि मैं मेडिकल कर लूं या मैं इंजीनियरिंग कर लूं, मैं अकाउंट्स कर लूं? अगर उसकी मर्जी होगी तो ही मैं करूंगी। उसकी मर्जी होगी मैं डॉक्टर बनूं तो मैं मेडिकल की बुक उठाऊंगी, बायोलॉजी पढ़ूंगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं कौन हूं, उसकी मर्जी है या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली जब मैंने बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करती हूँ, तो जब मैंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया तो उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, 9 कॉन्शियसनेस। तो उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्या किस्मत है, क्या कर्मा है। तो उसने ये समझाया कि जैसे 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उससे हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं। 6 कॉन्शियसनेस में हम वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि हमने क्या देखा, क्या समझा। और 7th कॉन्शियसनेस में हम परसीव करते हैं कि वो क्या था। मान लीजिए खिड़की के बाहर एक आदमी क्रॉस करके गया और 3 लोग बैठे हैं, तो एक ने देखा तो सबने इकट्ठा, इंफॉर्मेशन तो एक जैसी कलेक्ट हुई कि वो 40 साल का दिखता था, उसने ये कपड़े पहने थे, उसने गॉगल लगाई हुई थी। लेकिन 7th में सबकी सोच अलग है। एक कह रहा है कि वो चोर तो नहीं जो भाग के गया, कोई ऐसी बात तो नहीं, तो पुलिस को फोन करो। दूसरा कह रहा है छोड़ो यार, आराम से बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, छोड़ो होगा कोई। उसने कुछ नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया। तीसरा कह रहा है कि यार उसको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, कोई नीडी तो नहीं, उसके कोई पीछे पड़ा हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो लेट मी आस्क साहब, मे आई हेल्प यू? तो उठ के जाएगा, वो पूछेगा। तो तीनों ने अलग परसीव किया, अलग एक्शन लिया। अब ये ऐसा क्यों? तीनों ने अलग परसेप्शन क्यों ली? तो वो हमारी 8th कॉन्शियसनेस होती है, जिसमें हमारे पिछले जन्म के, जिसको हम संस्कार कहते हैं, कर्मा है, भी हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारी पेरेंटिंग, हमारे पिछले जन्म के संस्कार, वो सब मिलके 8 स्टोर हाउस बना होता है, जो हमारी सोच को इम्पैक्ट करता रहता है। अगर मैं पिछले जन्म में मुझे सब चोर ही नजर आएंगे, तो मेरी सोच में कहीं ना कहीं वो इनग्रेन्ड है कि यार छोड़ो, ऐसे ही होते हैं लोग, या नो। सो वो 8 कॉन्शियसनेस मुझे कंट्रोल करती रहती है। इसको हम कहते हैं भगवान की मर्जी, इसको हम कहते हैं किस्मत। यार भगवान की मर्जी थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो चोर होगा, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया, तो मैंने इशू क्रिएट कर दिया। हम कहते हैं भगवान की मर्जी थी तो मेरे को लगा कि यार उसकी मदद चाहिए, तो मैं उठ के मदद कर दी। तो हम उसको कह देते भगवान की मर्जी, डेस्टिनी। पर एक्चुअली वो हमारे ही कर्मों का इफेक्ट है, जो हमें बार बार वैसा करने को, सोचने को मजबूर करता है। अब 9th कॉन्शियसनेस ऐसी कॉन्शियसनेस है जो फ्री कॉन्शियसनेस है, कि आप
अपनी बिल्कुल फ्रीली कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपकी 8 कॉन्शियसनेस यहाँ है तो मैं 9th कॉन्शियसनेस जितने अच्छे कर्म करूंगी उसको मैं ऊपर लेके आऊंगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे है और मैं छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म करती रहती हूँ लेकिन वो नीचे रहती है, तो 8 कॉन्शियसनेस विल बी स्ट्रॉन्गर, वो ही आपको बार बार इम्पैक्ट करेगी। लेकिन जब मैं उसको ऊपर ले आऊंगी तो आई कैन टेल 8 कॉन्शियसनेस कि शट अप मुझे अपने हिसाब से काम करने दो, तो मैं अच्छे काम कर पाऊंगी और मैं किस्मत को बदल पाऊंगी, जिसको हम भगवान की मर्जी कहते हैं उसको बदल। तो भगवान ने हमें वो दिया है, 9th कॉन्शियसनेस दिया है कि हम कुछ अपनी किस्मत क्रिएट कर पाए अच्छे कर्मों से। तो वो लोग जो भगवान में नहीं विश्वास करते या लक में नहीं विश्वास करते, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जितनी भी मैंने अभी तक जो भी छोटी मोटी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, हिंदू माइथोलॉजी भी ये कहती है, हमारे बुद्धिज्म में भी हम ये बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। तो जितना हम अपनी लाइफ को प्योरीफाई करते जाते हैं तो उतना ही हम उस पावर को बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं। जी जी जी। लेकिन तो हमें उसको पॉलिश करना है, उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म के लिए शक्ति कहाँ से आएगी? तो जब हम प्रेयर करते हैं, उस यूनिवर्स को हम मानते हैं, भाव करते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर ऐसी एक पॉजिटिविटी आती है, शक्ति आती है जिससे हम अच्छे कर्म और कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये साइकिल है जो मुझे लगता है कि विच हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर लक और हार्डवर्क में से कोई एक चुनना पड़े हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि लक पे ज्यादा विश्वास करें या हार्डवर्क ज्यादा करें? ऑफ कोर्स हार्डवर्क, ऑफ कोर्स हार्डवर्क। जी जी जी। क्योंकि लक हम बदल सकते हैं हार्डवर्क से। क्योंकि जैसे मैंने बताया 9th कॉन्शियसनेस में काम करते जाएंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, तो वो हमारी 9th कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती जाएगी। जो पुराने हमारे संस्कार हैं वो डाउन हो जाएंगे, हमारी जो फितरत है चेंज हो जाएगी, हमारी सोच बदलेगी, हमारे कर्म बदलेंगे। चलिए, मैं एक बार फिर वही कहूंगा कि हम बहुत लकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आज खुशकिस्मत हैं या उनकी अच्छी लक है कि बिल्कुल बिना कर्म किए हुए ही अपने अपने लैपटॉप पे बैठे हुए भी उन्हें अपने पहले के अच्छे कर्मों की वजह से रितु सिंघल जी को सुनने को और समझने को मौका उन्हें मिल रहा है। रितु जी, स्पेयर टाइम में क्या करती हैं? अपना हॉबीज क्या हैं आपकी? या मैं बहुत बुक्स पढ़ती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। जैसे मैंने बताया मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ। मैं बहुत लर्निंग भी करती रहती हूँ, मैं कोई ना कोई कोर्सेज ज्वाइन करती रहती हूँ। मैं अपनी टीम को इनकरेज करती रहती हूँ, जैसे आजकल जूम कॉल पे मैं उनको काफी मोटिवेट करती हूँ, R&D करने के लिए इनकरेज करती रहती हूँ, ताकि वो लोग मेंटली स्ट्रांग फील करें, फिक्र में नहीं आए उनको। क्योंकि जितना खाली दिमाग होता है उतना कहते हैं शैतान का घर होता है। तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरा स्टाफ है, मेरे लोग हैं, वो उस स्टेट में जाएं। तो मैं अभी फेसबुक लाइव कॉल्स करती हूँ 11 बजे, तो बहुत लोग कनेक्ट करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल, माई टीम, माई चिल्ड्रन। मेरी डॉटर को इनकरेज किया तो उसने अभी बुक लिखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो ये सब मैं इनकरेज करती रहती हूँ, बहुत कॉल्स आती रहती हैं, उनको इनकरेज करती हूँ। लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इनसिक्योरिटीज हैं। अपनी मेरी कोचिंग सेशंस बहुत चलते हैं, यूनिवर्सिटीज एंड कॉर्पोरेट्स में मेरी टीम ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, तो उनमें मेरा बहुत टाइम जाता है। तो टाइम तो पता ही नहीं चलता है कहाँ जाता है। अच्छा, एक चीज के बारे में हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे और वो बात ये है कि अक्सर ये कहा जाता है, जैसे आपने भी मेंशन किया, कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है ना? पर मेडिटेशन में तो दिमाग को खाली करने को कहा जाता है। हाँ जी। जो मेडिटेशन होती है या इवन जो पूजा होती है या प्रार्थना होती है या जिसको हम हिंदी में ध्यान भी कहते हैं, तो उसमें तो यही कहा जाता है कि दिमाग को खाली करो। जो ध्यान का या मेडिटेशन का जो टोटल प्रोसेस है वो दिमाग को खाली करने, तो थोड़ा सा विरोधाभास सा लगता है, ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आता कि उसमें खाली करने को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हम कह रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो एक्चुअली खाली नहीं होता। उसमें हम वरी और टेंशन को बहुत इजीली वो तो अंदर घुस आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता।
कि कौन सी बड़ी कैसे आगे, उसमें हम बिल्कुल कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि हमने खाली करना है, तो हमने एक बिल्कुल वैक्यूम स्टेट में जाना है, एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर, जो भी हम कहें इसको, जो भी हम नाम देना चाहते, उस स्टेट पे जाना है, ताकि इस दुनिया के झंझट से हमने ऊपर उठना है। लेकिन अगर हम खाली हैं तो हम बिल्कुल उसी में घुस के रह जाते हैं, तो फिर तो नहीं, मैं समझ गया। जी जी, हाँ। आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं विषयों को। कुछ और आगे लाइफ में कोई डिफरेंट प्लान्स हैं, या यही लाइफ कोचिंग और अपना एक्सपोर्ट का काम करना का प्लान है? मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का बहुत मन है, स्किल डेवलपमेंट पे। जी जी। तो मैं कुछ ऐसे चीजें देख भी रही हूँ कि जैसे जो इंडिया में अभी तक स्किल्स है ही नहीं, तो ऐसी कुछ स्किल्स में इंडिया में लाके सारे कंट्री से जो भी बेस्ट पॉसिबल है, कुछ कोलैबोरेशंस करके मैं कुछ इंडिया में ऐसा लाना चाहती हूँ, ताकि जो हमारे यूथ है उनको काम मिले, उनको एजुकेशन मिले, और वो कुछ कर पाए, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं हो कि डिग्री लेके वो घर में बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरा एक सपना है जो मैं करना चाहती हूँ। म्यूजिक में इंटरेस्ट है? म्यूजिक सुनती हैं आप, या गाती हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, या? हाँ जी, म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना। गाती हूँ मैं, पर पंजाबी जो है वो गाती हूँ। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगी, 1 या 2 लाइन? अरे गुनगुनाना जी। गुनगुनाए, जैसे पंजाबी में बहुत पॉपुलर हूँ, हमारे कोई भी रिश्तेदारी में शादी होती है, फ्रेंड सर्कल में शादी, तो वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं कि कुछ सुना दो। जैसे एक मेरे बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, अगर वहां पे पंजाबी लोग सुन रहे हैं, ये सुनेंगे तो कैनेडा फुल ऑफ पंजाबी है, मतलब पंजाबी तो यहाँ पर आपको दर्जनों के हिसाब से, या हर शाख में पंजाबी बैठा है जिसको कहते हैं। ओके, तो एक सॉन्ग मैं गाती हूँ। जी। नहीं रखनी तेरी माँ वे सजना, नहीं रखनी तेरी माँ, नहीं रखनी तेरी माँ वे सजना, नहीं रखनी तेरी माँ, दो मंजियां दी थां वे सजना, नहीं रखनी तेरी माँ। बहुत सुंदर गाती हैं आप। मेरे ख्याल से अगर आप गाने को भी प्रोफेशन बनाती तो उसमें भी आप हिट ही होती। जैसे थैंक यू जी। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे ख्याल से लोगों को भी सुनने में अच्छा लगेगा, आपको भी गाने में अच्छा लगता है। आप में एक डिवाइन स्पिरिट है, उसको मौका दीजिए। रितु जी, कोरोना ने कैसे इफेक्ट किया है लाइफ को? कोरोना ने, देखिए मैं आज बहुत वंडर कर रही थी कि हमने इस नेचर को सदियों से खराब किया। जी जी। हर तरीके से यूज किया, मिस यूज किया, और इस नेचर ने अपने आप को 1 महीने में रिवाइव कर लिया। अगर आज देखें तो मतलब हम यहाँ चंडीगढ़ में जो हमारा एसी चलते थे, इतना गर्मी हो जाती थी, आज इतना प्लेजेंट है, बारिश हो रही है मई में, तो मतलब कितनी जल्दी उसमें। और मैं सोची थी कि जो हम इंसान है वो हम कितने, मतलब एक सारी उम्र हमारा अच्छा रिलेशन होता है, कोई एक लाइन बोल देता है हम सारा तोड़ के बैठ जाते हैं। तो एक तो मुझे ये बहुत लगा कि कोरोना की वजह से हमने एक इतनी अच्छी चीज सीखी कि नेचर में कितनी रिवाइवल पावर है। जहां तक हम कोरोना का इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बिकॉज इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट आने वाला है। हम बहुत पीछे हो जाने वाले हैं, क्योंकि आगे भी फ्यूचर कितना, वैक्सीन कब तक इतना आएगा कि हम इसको कंप्लीटली रेडिकेट करेंगे, मुझे लगता है उसमें बहुत वक्त लगेगा। टाइम लग जाएगा शायद। उस पीरियड में काफी जो डेली वेजेस हैं या काफी प्रॉब्लम आने वाला है, तो हमें मिलके ही इसको फाइट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा हमें कि इकट्ठे हम मिलके कैसे कर सकते हैं। ऋतु जी, ये बताइए, आप एक लेडी हैं, एज ए वुमेन या एज ए गर्ल, कितना मुश्किल है या कितना आसान है दुनिया से लड़ना, या अपना प्रोफेशन में जाना, अपनी जगह बनाना, अपने काम के साथ साथ अपने घर को संभालना, अपने रिश्तों को संभालना, रसोई भी देखना और सफाई भी देखना, और हर चीज की जिम्मेदारी लेना, इसके साथ साथ अपना काम भी करना। फिर जब हमारी फीमेल्स जो हैं वो बाहर दुनिया में जाती हैं, तो एक तो उनके ऊपर उतना
कॉन्फिडेंस दुनिया को नहीं होता है कि पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और दूसरा जो एटीट्यूड मतलब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, या एटीट्यूड जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ होता है, वो कोई बहुत अच्छा लाइक हमारे अपने एक्सपीरियंस में हम सब जानते हैं कि वो उतना नहीं होता। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? हाउ इज इट डिफरेंट एंड हाउ चैलेंजिंग इट इज टू बी ए वुमेन एंटरप्रेन्योर? और जैसे मैंने बताया, घर को मैनेज करना और फिर बाहर को भी। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में मेरे लिए काफी मुश्किल था, बिकॉज 16 साल में हाउसवाइफ। व्यूअर्स, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, जैसे आप भी शायद देख रहे हैं फ्रीज हो गया है कनेक्शन। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं ऋतु जी को वापस आने में। इन द मीन टाइम, अगर आप लोगों में से कोई मुझसे बात करना चाहे या अपना टैलेंट दिखाना चाहे या शेयर करना चाहे, या आप नहीं आपके अलावा कोई और इंसान हो जिसको आप जानते हैं, जैसे गाने की स्किल है, एंटरप्रेन्योरिंग स्किल है, तो ये ऋतु जी वापस आ गई। जी ऋतु जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। सो शुरू में जैसे मैंने बताया कि 16 साल में हाउसवाइफ थी, तो 2 बेटियां थी छोटी, 8 और 13 साल की। और 2007 में मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया था। और तो उस टाइम 60 करोड़ लोन्स थे हमारे ऊपर और हंड्रेड्स ऑफ कोर्ट केसेस। तो मतलब लाइफ ने ऐसी सिचुएशन में डाला कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी कि मैं ये सोचूं कि मैं मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मुश्किल तो था ही, सब कुछ मुश्किल था। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे से ज्यादा लोगों को मुश्किल था, क्योंकि उनको मुझ पे ट्रस्ट कर पाना, जो आपने अभी बोला कि लेडी है कैसे करेंगी। लेकिन क्योंकि एक तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट LLB LLM थी, मास्टर ऑफ लॉ किया हुआ था मैंने, तो एक थोड़ा सा उनको ये जरूर लगता था, पढ़ी लिखी है, मेरे स्टाफ को ये लगता था कि शायद, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये बहुत था कि अगर वो नहीं कर पाए तो ये कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेट था जिसमें, लेकिन मैंने उसको ओवरकम लर्निंग के साथ किया। मैंने हर चीज को किसी को भी सुपरफिशियल लेवल पे डील नहीं किया कि चलो चलता है, किसी पे छोड़ दिया और खुद नहीं सीखा। मैंने हर चीज को बहुत सीखने की कोशिश की, चाहे वो हमारी रियल एस्टेट में फाउंडेशंस होती थी कि बिल्डिंग की फाउंडेशन में कितना मटेरियल डलना है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में था, चाहे वो कोर्ट केसेस थे, मैंने खुद स्टडी कर करके कोर्ट में जाके खुद प्लीड किया, ताकि क्योंकि लॉयर्स हैं वो डेट ले लेते हैं। तो वो करप्शन भी थी, तो करप्शन के नाम पे मेरे पास प्रपोजल्स आती थी कि इतना पैसा देना पड़ेगा कोर्ट केसेस में, इसमें उसमें, इस डिपार्टमेंट को। लेकिन मैंने खुद इन्वॉल्व होके उनके साथ ऑफिसर से मीटिंग करके उनको पूरी बात समझा के कि ऐसे ऐसे हम फंसे हुए हैं, ये सिचुएशन है। तो मैंने ये देखा कि अल्टीमेटली सब बहुत इतने बुरे नहीं थे जैसे हम सोचते हैं। तो रियली मतलब उन्होंने समझी प्रॉब्लम को और कोऑपरेट किया। फिर लोग ये कह देते थे कि जी शायद लेडी है इसलिए करप्शन नहीं, उनको तरस आ गया होगा शायद। तो पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जैसे कहते हैं सबके अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं हम टच करने की कोशिश ही नहीं करते, हम पहले गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इसको नहीं आएगा, ये ऐसा है, ये तो करप्ट ही है। तो मेरे बहुत अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस रहे। लेकिन एक मुश्किल था, जैसे मुझे याद आता है कि एक SBI की, हमारे यहाँ बैंक है बहुत बड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी एक मीटिंग थी, डिनर मीटिंग थी, तो उसपे 600 लोग थे और मानेंगे कि ऑल 600 मेन थे और मैं अकेली थी। तो वो सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि एलियन कोई आया होता है, जैसे कि पता नहीं कहाँ से कौन। तो मुझे सबको कंफर्टेबल करना पड़ता था, इंट्रोड्यूस कराना पड़ता था, आई एम सो एंड सो एंड नाइस मीटिंग यू। सो पीपल टुक टाइम टू एडजस्ट, बिकॉज हमारे नॉर्थ इंडिया में विमेन उस सर्कल में काम नहीं करती हैं जिसमें मेरे को करा रियल एस्टेट में या इंडस्ट्री में। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीखते जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर सकते। यंगर जनरेशन के लिए, जो यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप माँ भी हैं 2 बच्चियों की, और आपने खुद भी बहुत स्ट्रगल करा है, लाइफ कोच हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। यंगर जनरेशन के लिए लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे मेरी बेटियां भी हैं, आजकल क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर चीज में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है आसपास।
हम बहुत इजीली डिस्करेज हो जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे, या दूसरा बेटर है, या मेरे बॉस को मैं ठीक नहीं लगता हूँ, या मेरे को ये नहीं आता है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज को बहुत सिंसियरली करें, सीखें और मेहनत करते जाएं। बी लाइक अ सन। सन जब शाइन करता है ना, वो अपने इट बर्न्स इट्स ओन मास, अपने मास को पहले बर्न करता है तो वो शाइन करता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है। और जब वो सन शाइन करता है ना, तो कोई उसको छुपा नहीं सकता उस शाइन को। सन को कोई नहीं छुपा सकता। आपके तो सन बनिए। जी, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करती हैं, अद्भुत प्रतिभा की मालिक हैं आप। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, और अभी तक तो हमारे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि यू आर वन ऑफ द ऑसम स्टार्स, अद्भुत सितारा हैं आप जिंदगी के आसमान पे। तो मैं आज के लिए तो ऋतु जी इजाजत चाहूंगा, लेकिन मैं फिर आपसे, अगर आपकी इजाजत लेके फिर दोबारा मैं चाहूंगा कि लोग आपसे और सीखें। It was a wonderful experience. It was an awesome learning from you. Thank you very much. Same here. It's pleasure. My pleasure. Thank you so much, and my regards to your audience, your followers. Thank you so much. It was awesome. Thank you very much, Ji. God bless you. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. God bless you too. Thank you. तो दोस्तों, ये थी ऋतु सिंघल जी। लाइफ कोच हैं, एक्सपोर्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत कुछ करती हैं, जिंदगी के आसमान का एक सितारा है। प्रभावित होता हूं मैं ऐसे लोगों से मिलकर। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में लड़े, जैसे आपने उनके बारे में सुना, उनकी हस्बैंड ने सुसाइड की, करोड़ों रुपए का जो है वो कर्जा था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, इस बात के ऊपर भरोसा रखिए। और जैसे मैं बीच में कह रहा था, अगर आप में से भी कोई बात करना चाहे, या आप में से आप किसी को अगर जानते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अद्भुत सितारे और ऑसम स्टार्स का प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र अरोड़ा आपके पास वापस आता रहूंगा और नया टैलेंट लेके। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई फीडबैक हो तो दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ये पॉजिटिविटी तब बढ़ती है जब आप दूसरों को देते हैं। अभी जैसे ऋतु जी कह रहे थे कि खुद सूरज जो है वो खुद को जलाता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, तो खुद को जलाते रहिए, दूसरों को रोशनी देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं।